नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने निशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि अपना पहला जो वीडियो जनरेट हुआ था आपका, वहां पर जो आपके लिए मैंने रिलीज किया वो ये था कि आपका फाइनल टेस्ट 02 है, उसका फरवरी 21 2025 फ्राइडे को लगा। पार्ट 1 अपन ने कंप्लीट कर लिया। आज बारी किसकी? पार्ट 2 की। मतलब आपके 15 सवाल 61 टू 75 अपन ने कर लिए। आज अपनी बारी आएगी 76 से लेके 90 वाली, तो आज इसे खत्म करते हैं। अगला लीजिएगा, वो केयरफुली लास्ट यू फॉल इनटू द पिट। सावधानी पूर्वक चलो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप पिट में या गड्ढे में गिर जाएं। तो आप ध्यान दो, यहां पर एक वर्ड है बेटा, कौन सा? लास्ट। लास्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो ये हमेशा हमें क्या देता है? सजेशन देता है। सजेशन का मतलब आपका सुझाव देता है, एडवाइस है, उसको देने का काम करता है। और ये काम कौन करेगा बताओ? आपका शुड करेगा। बाकी मॉडल ऑक्सिलियरी से यहां पर आपका कोई रिलेशन देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज ऑल थम्स? ठीक है, यहां पर ये जो फ्रेज दिया हुआ है ऑल थम्स, ये इडियोमेटिक फ्रेज है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। इसका मीनिंग आपको वहां पर देखने को क्या मिलता है? पहली बात तो इसका उच्चारण भी आपको ढंग से देखना बच्चा। आपका वहां पर जब भी आप वहां पर थम बोलते हैं तो बै साउंड है वो आपका क्या रहता है? वहां पर साइलेंट रहता है। ठीक है, तो यहां पर थम्स दिया हुआ है तो थम्स बोलेंगे, थम्स थम्स, बै बै साउंड वहां पर आपका नहीं बोलेंगे। तो इसको चेक करना जरा। इसका मतलब क्या है? जो चीजें वहां पर आपके ऑल थम्स के सारे अंगूठों को शामिल वहां पर करती हैं तो उसे आपका क्या कहा जाता है? तो एक तो आप अपना पेन और पेपर उठाइएगा, साथ में ये चीज लिखिएगा THUMB। इसका उच्चारण आप लेते हैं ना बेटा, तो इस तरीके से आएगा, थम आएगा। ठीक है, इसमें क्या नहीं होना चाहिए आपका? ये जो बै है ना, बै साउंड वहां पर नहीं आएगा। इसे अपन इस तरीके से पढ़ेंगे। और जैसे ही आप यहां पर ये लेते हैं, कौन सा? THUMBS, बहुवचन में ले आते हैं तो बेटा ये क्या बन जाता है आपका? वहां पर थम्स बन जाता है। ठीक है, यहां पर इस तरीके से आपका लिखा जाएगा। ये एक बार आप नोट कर ले, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं आपका वहां पर, इस तरीके से थम्स। ठीक है, देखें देखें, एक बार नोट कर लें। ये होगा बच्चों ने वहां पर, चेक करो। अब ऑल थम्स, ऑल थम्स का मतलब क्या होता है? कि सारे अंगूठे आप एक साथ काम में लेना चाहें आपका। तो जैसे मान लो कि आपके दो हाथ है, दो हाथ के दोनों अंगूठे एक साथ आप काम में लेकर चलें, तो ये चीज थोड़ी सी ऑकवर्ड होती है, थोड़ी सी बेहूदी होती है। तो ऑल थम्स है ना, इसका मीनिंग जनरली अपन ऐसा लिखते हैं, कौन सा आपका? जो चीजें आपकी ऑकवर्ड होती हैं, या फिर ये कह सकता हूं कि बेहूदी या फिर बेढंगी होती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? आपका क्लमजी नेचर का बोला जाता है। तो जो आपका वहां पर क्लमजी है या ऑकवर्ड है, उसे क्या कहेंगे? आपका ऑल थम्स कहेंगे। इसमें कहीं पर भी गलत निर्णय की बात नहीं होती है, अजनबी व्यक्ति की बात नहीं होती है, सज्जन या भद्र पुरुष की बात वहां पर नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 78, यू मस्ट नॉट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू। व्हाट डज द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस मीन? आपको वहां पर बाइट नहीं करना चाहिए, बजाय जितना कि आप उसे चबा सकते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा चबा सकते हैं उतना चबाइए, सीधा उसे बाइट करने की आवश्यकता आपको वहां पर नहीं है। सिंपल सा एक वर्ड मीनिंग आपको मैंने दिया है, लेकिन हल्का सा यहां से ये मीनिंग निकालने की कोशिश करना कि आप 10 से 15 सेकंड लीजिए और यहां पर ये बताइए कि इसका मीनिंग आप क्या समझते हैं। जो हमारे पास में ब्रैकेटेड पार्ट है ना, इसका मीनिंग आप वहां पर क्या समझते हैं, ये देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं। गौर करना, यहां पर इसका मीनिंग क्या निकलता है कि जब अगले ने को नोट को अलग कर दिया है, मैंने जो मीनिंग बताया मस्ट नोट को जोड़कर आपको बताया था, लेकिन आपको केवल इसका मीनिंग देखना है कि आप जितना चबा सकते हो, मतलब जितना चबा के पचा सकते हो ना, उससे ज्यादा बाइट ले रहे हो। रोटी का टुकड़ा है, आपको वहां पर हल्का सा लेना चाहिए, जितना आप चबा सकते हो। आपने 2 या 3 टुकड़े ले लिए, तो आपने क्या किया? बाइट ऑफ मोर किया है, बजाय जितना कि आप चबा सकते हो और जितना कि आप डाइजेस्ट कर सकते हो, पचा सकते हो, उससे कहीं ज्यादा ले लिया। तो कई बार आदमी की जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी उसके पास में ज्यादा होती है और उसकी कैपेसिटीज कम होती हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसको मैनेज करने में उसे दिक्कत आ रही हो, उसे एडजस्ट करने में वहां पर दिक्कत आ रही हो। तो इसका मीनिंग क्या है? कि टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादा जिम्मेदारी, ज्यादा उत्तरदायित्व लेना, बजाय उसके जितना कि एक व्यक्ति उसे आराम से क्या कर सके? मैनेज कर सके, एक आदमी आराम से उसे आपका व्यवस्थित कर सके। तो ये मीनिंग पॉजिटिव सेंस में यहां से पूछा गया, अदरवाइज नोट लगा देते तो यही नेगेटिव में आ जाता। यहां पर बाकी अपन काटते हैं कि टू हर्ट समवन बाय अब्यूजिंग, किसी को गाली देते हुए, अभद्र भाषा में, अश्लील भाषा में कुछ बोलते हुए चोटिल करना बिल्कुल गलत है। टू ईट प्रॉपर्ली, सही तरीके से खाना, सही तरीके से खाएगा तो उतना ही तो चबाएगा जितना कि वहां पर वो बाइट करेगा। अब बाइट ज्यादा कर लिया तो चबाने में तकलीफ है। टू ईट लॉट्स ऑफ फूड्स, बहुत ज्यादा भोजन लेना तो उसे चबा नहीं पाएगा ना आपका। तो ये चीजें दोनों गलत, ये गलत। आपका आंसर आपका तीसरा रहा। 79 पे आ जाएं। व्हाट इज असाइड इन ए ड्रामा?
एक नाटक है, नाटक के अंदर आपका असाइड क्या होता है। मैंने पीछे वाले जो आपके वीडियोस, अगर कोई बच्चा है मुझसे कई बार सवाल करता तो मैं से कहता हूं कि बेटा पीछे वाले सारे वीडियोस देखो। आप ये चाहते हैं सिर्फ एक वीडियो देखें और एक वीडियो देखने के बाद में सारी चीजें आपको समझ में आ जाएं, तो वो बेटा पॉसिबल आपका 1% भी नहीं है। इसके लिए आपको करना क्या बेटा जी, आपका वहां पर कि पीछे वाले सारे वीडियोस आपको देखने, लंबे नहीं बना रखे, एक या दो को छोड़कर सारे छोटे छोटे वीडियोस हैं। उसके अंदर मैंने आपका सलीलकवी है और साथ में असाइड है, उन दोनों को अच्छे तरीके से आपका समझा रखा है। असाइड में होता क्या है कि जब आपका एक चरित्र है, एक पात्र है जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, स्टेज पर है और वो वहां कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहा है, पास वाले जो कैरेक्टर्स हैं उसे सुन नहीं पा रहे हैं, आपका सीधा सीधा वो किसको सुनाता है, आपका ऑडियंस को सुनाता है, ऑडियंस को वहां पर एड्रेसल देने की कोशिश भी करता है। तो यहां वाले पार्ट में गौर करो, आंसर क्या रहेगा आपका। स्पीच एक ऐसा वक्तव्य जो एक कैरेक्टर के द्वारा दिया जाता है डायरेक्टली सीधे तौर पर, और किसको दिया जाता है आपका वहां पर, ऑडियंस को दिया जाता है। तो यहां वाले पार्ट में बाकी जो चीजें हैं, कौन सा कि द फॉल ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, मतलब जो पतन है, पतन किसका आपका वहां पर, प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट का मतलब जो आपका मुख्य कलाकार होता है, उसके पतन की इसमें कोई बात नहीं आती है। द डेथ ऑफ एंटागोनिस्ट, जो आपका वहां पर शत्रु है उसकी मृत्यु है, उसकी बात भी यहां पर नहीं आती है। या फिर जो टू कैरेक्टर्स हैं, मतलब जो जो आपके वहां पर पात्र हैं, टॉकिंग टू ईच अदर, जो वहां पर एक दूसरे से बात करते हैं प्राइवेटली, प्राइवेटली का मतलब निजी तौर पर आपका बात करते हैं, उनकी बातें भी यहां पर नहीं आती हैं। तो इसमें सीधा सीधा क्या है, ए स्पीच बाय वन कैरेक्टर डिलीवर्ड डायरेक्टली टू द ऑडियंस, एक ऐसा भाषण जो कि एक कैरेक्टर के द्वारा वहां पर दिया जाता है, एक ऐसा कथन जो कैरेक्टर के द्वारा बोला जाता है, प्रत्यक्ष तौर पर उसके ऑडियंस के लिए बोला जाता है। अगला 80 पे लीजिएगा, What is the primary objective of a short story? मीनिंग क्या है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि शॉर्ट स्टोरी है, उसका मुख्य या फिर प्राथमिक उद्देश्य हमें क्या देखने को मिलता है। ठीक है, इसको जरा चेक करना आपका वहां पर कि अपना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राथमिक उद्देश्य वहां पर हमें देखने को क्या मिलता है, किसका बेटा आपका वहां पर, एक शॉर्ट स्टोरी का, एक लघु कथा का। तो इसको चेक करिएगा जरा वहां पर कि हम शॉर्ट स्टोरी से मेनली क्या लेना चाहते हैं। वहां पर सबसे पहला देखो, सारे के सारे उससे मिलते जुलते हैं। इंटरटेनमेंट, मनोरंजन मिलता है, टीचिंग, मॉरल्स, नैतिक शिक्षा पढ़ाई जा सकती है, इंप्रूविंग लिसनिंग स्किल्स, आपके सुनने का कौशल सुधारा जा सकता है, मेकिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड हाउ टू राइट देयर ऑन स्टोरी, बच्चों को भी यह समझाया जा सकता है कि आप किस प्रकार से अपनी कहानी है उसे लिखें आपका। लेकिन एक चीज अगर आप बच्चों ने गौर की हो यहां पर, तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कहानी सुनने के बाद में हमें काफी मजा आता है, आनंद की अनुभूति वहां पर होती है। ये बाकी जो हमारे लक्ष्य हैं ये प्राइमरी नहीं है, बल्कि बताओ कैसे रहेंगे, आपके सेकेंडरी रहेंगे या द्वितीयक स्तर के आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। 81 पे आ जाएं, विच प्रिंसिपल सजेस्ट दैट ऑल द स्किल्स ऑफ ए लैंग्वेज मस्ट बी एम्फसाइज्ड इक्वली। निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत आपको ऐसा सुझाता है कि सारे के सारे जो आपके स्किल्स हैं, सारे के सारे जो आपके कौशल हैं, किसके, एक लैंग्वेज या एक भाषा के, मस्ट बी एम्फसाइज्ड, उन पर जोर डालना चाहिए। कैसे जोर डालना चाहिए आपका, इक्वली। इक्वली का मतलब समान तौर पर आपका जोर वहां पर डालना चाहिए। अगर इसकी मैं बात करता हूं तो यहां पर कौन सा पार्ट है जो आपका प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश है उसके नजदीक आपको वहां पर देखने को मिलता है, उसके अकॉर्डिंग आपका वहां पर डिलीवर करने को मिलता है। तो आप एक चीज चेक करना कि सारी की सारी चीजें हैं वो कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। एक तरफा वहां पर नहीं कि एक 10% एक 90% हो जाए, या 70-30 वाला नहीं होना चाहिए। चार चीजें हैं तो 25-25 का अनुपात आना चाहिए, 5 है तो 20-20 का आना चाहिए, 10 है तो 10-10 का अनुपात आना चाहिए, 3 है तो 33.33 का अनुपात वहां पर रहना चाहिए। तो यहां जो अगला हमसे पूछ रहा है, तो ऐसा कौन सा प्रिंसिपल हमें देखने को मिलेगा बेटा, वहां पर बराबर का जो अनुपातिक स्तर या उसका प्रतिनिधित्व है समान तौर पर, वो किस में जाएगा, इक्वल प्रोपोर्शन में चला जाएगा। इक्वल का मतलब समान, प्रोपोर्शन का मतलब आनुपातिक आधार पर, बाकी चीजें काट सकते हो। नेचुरलनेस मतलब प्राकृतिकता और जो सहजता, उसकी बात इसमें बोली गई है। प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग, मातृभाषा का सिद्धांत नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ ओरल, ओरल ड्रिल मतलब आपका वहां पर सुनने और बोलने वाला जो आपका ड्रिल है ये लिसनिंग और स्पीकिंग से जुड़ा हुआ है, उसकी बात इसमें नहीं की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 82 आपका, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कंडक्टेड, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसका संचालन किया जाता है, उसका निर्धारण किया जाता है, उसे काम में लिया जाता है। मैंने बहुत बार बोला है कि फॉर्मेटिव है वो चालू टीचिंग में होता है आपका, ठीक है, गौर करना। हमेशा कब काम में लिया जाएगा, जब अध्यापन कार्य करवाया जा रहा होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ऑनगोइंग होता है, तब हमें क्या देखने को मिलता है बेटा, आपका वहां पर फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका देखने को मिलता है। तो इसमें सीधा सीधा है किससे लिया जाएगा आपका, देखना, देखें वन बाय वन काटते चलना। बिफोर बिगिनिंग द टीचिंग, अध्यापन के शुरू से पहले नहीं। एट द एंड ऑफ एकेडमिक सेशन, अकादमिक सत्र के अंत में तो आपका समेटिव लिया जाता है। ओनली ऑन संडे, केवल रविवार को नहीं बेटा। केवल कब लिया जाता है आपका वहां पर, ड्यूरिंग टीचिंग, अध्यापन के दौरान लिया जाता है। फिर अगला,
स्टूडेंट्स, ऐसे छात्र छात्राएं हु फेल्ड टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स, जो वहां पर आपके इच्छित लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति करने में असफल रहे हैं ड्यूरिंग द रेगुलर लेक्चर्स, अपने नियमित जो आपके व्याख्यान उनके दौरान, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शन, निम्नांकित में से ऐसा कौन सा कार्य है, इज सजेस्टेड, जिसे सुझावित किया जाता टू बी टेकन एट द टीचर, टू बी टेकन बाई दे टीचर, ठीक है, टू बी टेकन द दे टीचर नहीं होगा, टू बी टेकन बाई दे टीचर, उनके अध्यापक के द्वारा वहां पर कौन सा जो एक्शन है, ठीक है, वो लिया जाना चाहिए। जो 83 वाला सवाल आपका है, इस पे आप गौर फरमाना। अगला ये पूछ रहा है कि कौन से बच्चे जो कि असफल हुए अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में, जहां पर रेगुलर लेक्चर्स हैं उन्हें दिए जा रहे थे, तो इस वक्त कौन सा एक्शन है जो उनके टीचर के द्वारा सुझावित किया जाता है, इस पर आपको फोकस वहां पर करना है। तो एक बार चेक कर लीजिए इसमें क्या होना चाहिए आपका। टू इनवाइट देम फॉर पर्सनल पेड ट्यूशन क्लासेस, क्या उन बच्चों को वहां पर आमंत्रित करो कि बेटा व्यक्तिगत तौर पर आपको पैसे चुकाने हैं और मेरे से ट्यूशन लेना है, गलत बात, ठीक है, ये बच्चे को मैनिपुलेट करना हो गया। टू फोर्स देम टू कॉपी क्लास वर्क, उन पर दबाव डालना कि वो कक्ष का कार्य उसे आपका कॉपी करें फ्रॉम देयर क्लासमेट्स, अपनी कक्षा के सहपाठियों से, तो सीखने को तो कुछ भी नहीं मिला, तो ये दो कट गए, तो ऑल ऑफ द अबव तो हुआ ही नहीं, फिर क्या बचा। टू प्लान एंड एग्जीक्यूट रेमेडियल क्लासेस फॉर देम, उन बच्चों के लिए योजना बनाएं, नियोजित करें, और साथ में जो आपके सुझावात्मक या उपचारात्मक कक्षाएं होती हैं उनको एग्जीक्यूट या क्रियान्वित करने का काम भी वहां पर आपका करें। बिल्कुल ये पार्ट इसमें रहेगा। क्वेश्चन नंबर 84, चेकलिस्ट टेक्निक इज यूज्ड टू इवैल्यूएट, ये मैंने बहुत बार बोला, पीछे की क्लासेस में आप देखोगे तो बहुत बार आपके समक्ष ये चीज देखने को मिली है। चेकलिस्ट यस है, नो है, जांचना हां या फिर ना वाली चीज, यस और नो वाले जो पार्ट आते हैं किसमें चले जाते हैं बेटा, आपका वहां पर चेकलिस्ट में चले जाते हैं। तो चेकलिस्ट बनती कैसे है, बच्चे के किस आधार पर चेकलिस्ट को तैयार किया जाता है, चेकलिस्ट तकनीक है, उसके द्वारा क्या इवैल्यूएट करते हैं, इस तकनीक के द्वारा क्या मूल्यांकन आप वहां पर करते हैं। तो वन बाय वन चेक करना जरा आपका, क्या अटेंडेंस, आपकी उपस्थिति, और साथ में आपका पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, उसके खेलों में भागीदारी की बात, ये एकमात्र पक्ष हो सकता है, इसके आधार पर चेकलिस्ट है वो इवैल्यूएशन नहीं दे सकता है। हम मेनली उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट देखते हैं, सर्वांगीण विकास देखते हैं, उसकी रुचि के आधार पर देखते हैं, उसकी दृष्टिकोण के आधार पर देखते हैं, और बच्चों के जो नैतिक मूल्य उनके आधार पर अपन क्या बनाते हैं, उसका चेकलिस्ट बनाते हैं वहां पर। फिर अब सिग्निफिकेंट इवेंट, क्या वहां पर जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उनकी बातें अपन कर सकते हैं, कर तो सकते हैं। सेकेंडरी वर्क परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेटस, और बच्चे का जो वहां पर कार्य की प्रस्तुतिकरण की स्थिति उसको भी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी देख सकते हैं। तो यहां वाले पार्ट में अगर कोई मुझसे ये कहे कि दो मुझे आंसर छांटने हैं, तो दो में मैं इसको छांटूंगा, 2 और 3 को, ठीक है, लेकिन मुझे एक ही छांटना, तो मैं प्रायोरिटी किसको दूंगा, 2 को। दूसरा ऑप्शन मेरे पास नहीं होता तो ऑटोमेटिकली कौन सा हो जाता वहां पर, तीसरा हो जाता। चलते हैं 85 की तरफ। Which one of the following is an objective of CC? बहुत बार ये सवाल बना हुआ है। CC का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, तो इसमें निम्नांकित में से कौन सा इसका उद्देश्य वहां पर आपको देखने को नहीं मिलता है। इस चीज को बेटा आपको वहां पर चेक करना है। 85 वाले को देखो जरा इसमें कि कौन सा वहां पर ऑब्जेक्टिव है, किसका CCE का मतलब बाकी 3 इसमें वहां पर ऑब्जेक्टिव के रूप में देखे नहीं जा सकते, उन्हें आपका काउंट करवाया नहीं जा सकता है। तो चेक कर ले जरा आपका वहां पर कौन सा इसमें आपका रह सकता है। देखो इसमें टू मेक द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग ए टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी, क्या वहां पर जो आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है कौन सा वहां पर देखना, टीचर सेंटर्ड बनाना। जो अध्यापन का काम, शिक्षण का काम और सीखने अधिगम का काम है, उस प्रक्रिया को वहां पर अध्यापक या शिक्षक केंद्रित गतिविधि बनाना बिल्कुल गलत है। ये चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटी पे आपका चलना चाहिए आपका, ठीक। अगली बात, टू मेक द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग लेंथी, आप ये चाहते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उस प्रक्रिया को काफी लंबा बनाएं, काफी जटिल बनाएं, बिल्कुल गलत बात है आपका वहां पर। फिर अगला वहां पर कि टू हेल्प लर्नर्स, आप वहां पर अधिगमकर्ताओं की मदद करें, डेवलप और विकसित करें, किसको, अपनी ऊंचाई और अपनी आंखों की दृष्टि को, नहीं, यहां पर फिजिकल फिटमेंट की कोई बात नहीं होती है, तो आंसर ऑटोमेटिकली आपको मिल ही जाता बेटा। कौन सा वहां पर, ये वाला। टू मेक इवैल्यूएशन, कि आप मूल्यांकन करें, कैसा, इंटीग्रल, आंतरिक तौर पर पार्ट ऑफ टीचिंग, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, और उस प्रक्रिया के दौरान उसमें सुधार करने की बात भी आपके पास में होनी चाहिए। सुझाव है आपको देना आना चाहिए, सुधार भी आपको करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 86 पे लीजिएगा। वीडियो इज, बहुत बहुत आसान सवाल है आपका। वीडियो है, वीडियो को आप क्या करते हैं बेटा, आपका देख सकते हैं ना, ठीक है। तो यहां पर इसको ऑडियो विजुअल ऐड के अंदर कौन से ऐड के रूप में आप वहां पर काउंट करेंगे, सिंपल सा सवाल आपसे वहां पर आपका पूछा गया है। जैसे मान लीजिए कि मैं अब बोल रहा हूं तो मेरा वीडियो आपको दिखाई पड़ रहा है, आवाज साथ में आ रही है, तो ये ऑडियो विजुअल बनता है। लेकिन अगले ने ये पूछा है कौन सा वहां पर आपका, कि वीडियो है, वीडियो कैसा है, खाली ऑडियो है, ठीक है, खाली विजुअल है, या ऑडियो विजुअल ऐड है। तो जनरली बेटा अपन देखते हैं कि जब भी वीडियो की अपन बात करते हैं तो वीडियो अपने पास में होता है तो
केवल और केवल वीडियो नहीं होता बल्कि साथ में उसमें ऑडियो भी आपका दिया जाता है। दोनों फैक्टर आपको देखने को वहां पर मिलते हैं। तो ये केवल ऑडियो तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, केवल विजुअल देखने वाला नहीं हो सकता है, बल्कि देखने और सुनने वाले दोनों काम इसमें होते हैं। तो ऑडियो मतलब सुनने का काम भी हो जाता है, विजुअल मतलब देखने का काम हो जाता है। ये क्या कहलाएगा आपका वहां पर? वीडियो कहलाएगा। अगले सवाल पे आए कि हु ऑफ द फॉलोइंग प्रपोज लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग ऑर्डर ऑफ टीचिंग फॉर लर्निंग इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज। देखो अपना जो जेन्युइन ऑर्डर है, जेन्युइन ऑर्डर बेटा ऐसा है, कौन सा? LSRW वाला है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अपन लेते हैं, ये अपना क्या माना जाता है? जनरल या फिर प्रॉपर ऑर्डर वहां पर कहा जाता है। लेकिन एक ऑर्डर ऐसा है जो अपना इम्प्रॉपर होता है, जो प्रॉपर ऑर्डर वहां देखने को नहीं मिलता है, जिसमें अपन LSRW की बजाय चेक करना, अगले ने यहां पर क्या दे दिया? लिसनिंग, स्पीकिंग, और उसके बाद में यहां पर पहले राइटिंग लिख दिया और फिर बेटा यहां पर क्या लिख दिया? आपका रीडिंग लिख दिया। इसके अकॉर्डिंग वहां पर यह चीज आपको देखने को मिली है। तो अब आप ये बता दें कि यह चीज मैंने आपको पहले बताई कि नहीं बताई। आप थोड़ा सा अपने जहन पे, अपने दिमाग पे वहां पर थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर डालना कि ये चीज मैंने आपको पहले नोटिफाई करवाई कि नहीं करवाई। करवाई ना मिस्टर J.A. ब्राइट, ठीक है, मिस्टर J.A. ब्राइट वाला ये पार्ट मैंने आपको पहले भी आपके लिए वहां पर बोला है। इनकी अपन बात नहीं करेंगे, ये सवाल अपनी क्लास में कहीं ना कहीं सोल्व बेटा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 88 वाला लीजिएगा। ब्लैंक इज नॉट ए टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए टेक्स्ट बुक। कोई भी ये जो अपना टेक्स्ट बुक होता है, कोई भी जो अपनी वहां पर क्या है? पाठ्य पुस्तक है, वो पाठ्य पुस्तक वहां पर एक टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक मतलब तकनीकी जो चारित्रिक विशेषता है वो नहीं है, ठीक है। मतलब जो यहां पर टेक्स्ट बुक से जुड़ा हुआ नहीं है, टेक्स्ट बुक का वहां पर टेक्निकल हैंड नहीं कहलाता है, टेक्स्ट बुक के लिए वहां पर एक अच्छी क्वालिटी नहीं कही जा सकती है। तो निम्नांकित में से कौन सा ऐसा हिस्सा है जो वहां पर टेक्स्ट बुक के रूप में आपका अच्छा नहीं माना जाता है? देखना जरा आपका वहां पर प्रॉपर स्पेसिंग एंड मार्जिन्स की किताब अच्छी है तो इसमें स्पेसिंग थोड़ी जगह ढंग की छोड़ी हुई होनी चाहिए, बढ़िया मार्जिन चारों तरफ वाले होने चाहिए आपके, बिल्कुल सही बात है। गुड क्वालिटी एंड व्हाइट पेपर, ठीक है, जो आपका सफेद कागज होता है उस पर लिखा हुआ होना चाहिए, ज्यादातर आपकी काली शाही में, और क्वालिटी उस पेपर की अच्छी होनी चाहिए, जीएसएम अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। रीडेबल फॉन्ट साइज, जो फॉन्ट का आकार है ना ज्यादा छोटा होना चाहिए ना ज्यादा बड़ा होना चाहिए, पढ़ने में आना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए। तो ये तीनों चीजें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं। अब एक चीज बच गई जो बेटा इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वो कौन सा? आपका लेंथी टेक्स्ट, मतलब बहुत ज्यादा लंबा होना, ठीक है। जो आपका 50 या 60 पेजेस में हो रहा है उसे आप 400 से 500 पेजेस में ले जा रहे हैं, ठीक है। जो 4 से 5 पन्नों में हो रहा है उसे आप 40 से 50 पेजेस में ले जा रहे हैं, जो सरासर गलत बात है। फिर अगली बात पे आओ, ब्लैंक इज वन ऑफ द रीजंस फॉर फेल्योर इन लर्निंग ए सेकंड लैंग्वेज। जब आप दूसरी भाषा को सीखते हैं, उसका अधिगम करते हैं, तो उसकी असफलता के लिए निम्नांकित में से कौन सा एक कारण जिम्मेदार हो सकता है? कौन से कारण को आप वहां पर उत्तरदायित्व दे सकते हैं? इस बात की जिम्मेदारी उसके मत्थे नब सकते हैं आपका वहां पर। ऐसा कौन सा पार्ट है जिसे आप कह सकते हैं कि ये इसकी जवाबदेहिता है, ये इसका उत्तरदायित्व वहां पर हमें देखने को मिलता है? चेक करना वहां पर कि जब भी आप सेकंड लैंग्वेज पढ़ रहे होते हैं तो होम असाइनमेंट है, होम असाइनमेंट कभी भी आपके लिए बाधा का काम नहीं करता, असफलता का काम नहीं करता है। डायग्नोस्टिक जो टेस्ट होता है कि बच्चे में वीकनेस क्या, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस जानकर उसका रेमेडियल टीचिंग करवाना, उसका सोल्यूशन करना, ये उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। जो आपकी पढ़ने की व्यू रचना या रणनीति स्ट्रेटजी है वो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करवाती है। तो डायरेक्टली इसके अंदर अपने पास में एक पैटर्न है, कौन सा? ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। जब भी आप टारगेट लैंग्वेज या फिर आपका सेकंड लैंग्वेज की बात करते हैं, उसका अति साधारणीकरण या अति सरलीकरण कर देते हैं, वो वहां पर उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम करता है। तो ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द टारगेट लैंग्वेज के मायने क्या बेटा आपका वहां पर? जहां पर आप चीजों को हद से ज्यादा सरल बनाते हैं तो बच्चा आप पर निर्भर रहना चालू हो जाता है, खुद कुछ भी करना पसंद नहीं करता है। अगले सवाल पे आ जाएं, जो आज का लास्ट का रहेगा, इस पेपर का भी लास्ट का रहेगा। Which one of the following is the goal of communicative approach? बेटा कम्युनिकेटिव का मतलब क्या है? CLT वाला, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच या कम्युनिकेटिव लैंग्वेज अप्रोच ऑफ टीचिंग, इस तरीके से यहां पर इसे बोला जाएगा। तो निम्नांकित में से कौन सा ऐसा पार्ट है जो इसका वहां पर मूल उद्देश्य कहा जा सकता है, या फिर इसका मूल सिम्टम या मूल कैरेक्टरिस्टिक या मूल सैलिएंट फीचर के रूप में काउंट हो सकता है? एक है या एक से ज्यादा? तो चलो देखते हैं आपका वहां पर कि अप्रोप्रिएटनेस, क्या इसमें उपयुक्तता होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। एक्सेप्टेबल लैंग्वेजेस, स्वीकार्य भाषाएं, बिल्कुल होनी चाहिए। फ्लुएंसी, धारा प्रवाहिता, तो बेटो वहां पर सारे के सारे होनी चाहिए। तीनों की तीनों चीजें इसमें वहां पर जरूरी हैं, आवश्यक हैं। एक सवाल जो मुझे इस क्लास के पहले कह देना चाहिए था, मेरे पास बार बार एक चीज आ रही है बेटा, बार बार एक चीज आ रही है। कौन सी चीज आ रही है? कि सर आपका रीट पत्रता है, उसके लिए कुछ अखबार ऐसा छाप रहे हैं। क्या छाप रहे हैं आपका वहां पर? कि क्या सर इसके अंदर वहां पर नेगेटिव मार्किंग है क्या? तो एक चीज सुनना कि अपने पास ये जो 5वां ऑप्शन जोड़ा गया है, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, प्रश्न अनुत्तरित,
अगर ये आपने वहां पर कोई भी आंसर नहीं दिया 1 2 3 4 वाला, तो पांचवा आपको गोला काला करना है, ठीक है, ये सर्कल डार्क करना है। और ये भी, ये नेगेटिव मार्किंग में कब काउंट होगा, जब आपने 10% से ज्यादा सवाल खाली छोड़ दिए। जैसे मान लीजिए कि 150 सवाल हैं, उसका 10% 15 सवाल बनते हैं, तो 15 सवाल से ज्यादा, 15 या 15 सवाल से ज्यादा आपने खाली छोड़े तो उनका नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो जाएगा। पहले वाले 4 हैं, उनमें से अगर आपका आंसर गलत आता तो नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाएगा। अब न्यूज़पेपर्स क्यों लिख रहे हैं, हम उनसे जवाब नहीं मांगेंगे, हमें उनसे क्लैरिफिकेशन नहीं लेना, हमें उनको समझाकर अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। ये उनकी हेडेक है, उन्होंने किस बिहाफ पर इसे छापा है, उन्हें किसी ने बताया होगा, ठीक है, किसी ना किसी गलत खबर या भ्रामक तथ्य के आधार पर छाप दिया होगा, या उनकी हेडेक हो सकती है, अपनी हेडेक नहीं है। तो किंचित मात्र भी भयभीत नहीं होना है, लेश मात्र भी आपको चिंतित नहीं होना है। आप जाइए, पूरे के पूरे सवाल करके आइए, आपका वहां पर 150 के 150 गोले काले आपको वहां पर करने। इंग्लिश में तो बेटा 30 ही करने ना आपके, ठीक है। तो यहां पर नौबत ही नहीं आनी चाहिए, इंग्लिश वाले में तो क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, ये नौबत ही नहीं आए, ठीक है। आप आराम से नजदीक पहुंच जाएंगे 2 के, और फिर इसमें तुक्का मारने वाली कंडीशन भी नहीं आनी चाहिए। मैं ये चाहूंगा 25 से 30 के बीच में आपके सवाल सही होने चाहिए, और कमजोर से कमजोर विद्यार्थी जो यहां आपका मेरी वीडियो को देख रहा है, 20 प्लस सवाल उसके वहां पर सही होने चाहिए। तो लीजिए यहां पर एक और वीडियो जिसको अपन ने पूरा कर दिया आपका वहां पर, देखो अपने पास में कौन सा फाइनल टेस्ट ईयर 2 का पार्ट 2 मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब मैं ले आऊंगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाला, और फिर आपका अवेटेड कौन सा, फ्लुएंसी वाला, वहां पर पार्ट धारा प्रवाहिता के साथ में फैलेसी का, ठीक है। कुछ बच्चे हैं वो फैलेसी को बोलते हैं फालसी, तो बेटा इट इज नॉट फालसी, ठीक है। यहां वाले पार्ट में जब अपन इसे पढ़ते हैं तो इसमें एक चीज ध्यान रखना कि ये अपने पास में जो पैटर्न आ रहा है, ठीक है, इस पैटर्न को भी थोड़ा सा आपको सीखना जरूरी है। कई बार क्या होता है बेटा कि आप जब उच्चारण कर रहे होते हैं तो उच्चारण करते वक्त आपसे कुछ चीजें गलत भूल जाती हैं, गलत भूलने के बाद में आपको वहां पर समस्या आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे वहां पर अपन बोलते हैं ना, ये पार्ट आपका, तो ये फालसी नहीं बेटा, फैलेसी, ठीक है। मैं लिख देता हूं आपका वहां पर, ताकि किसी बच्चे को तकलीफ ना हो। यहां पर देखो इस तरीके से यहां पर ये उच्चारण आएगा, ये वाला, और आपकी सारी चीजें मुझे ध्यान है, तो यहां पर आपको उसमें किंचित भी चिंतित नहीं होना है आपका। इस तरीके से देखो, फालसी नहीं है, ठीक है। अगर आप गौर करोगे ना तो यहां पर ये फालसी या फालासी ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ये क्या है, फैलेसी है, फैलेसी। सी ई भी क्या है आपका, लास्ट में मैंने बार बार आपको बताया कि ई कैसा आपका वहां पर छोटे वाला साउंड आपका आ जाएगा, तो इस तरीके से लिया जाएगा। ये क्या बनेगा आपका, फैलेसी, ऐसा बनेगा। अलग अलग कर देता हूं मैं आपका, जैसे फे साउंड है, फे के साथ में आपका वहां पर आई साउंड है, आई के साथ में आपका बेटा यहां पर ले साउंड है, ले के साथ में आपका ए साउंड है, ए के साथ में आपका से साउंड है, और से के साथ में आपका ई साउंड है। तो क्या बन जाएगा आपका वहां पर, फे आई ले ए से और ई, क्या बन गया बेटा आपका वहां पर, फैलेसी, फैलेसी। इस तरीके से चलो आज की क्लास यहीं पर आपका क्लोजर देते हैं, यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं आपका नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी दोस्तों से इजाजत चाहूंगा आपका। मिलते हैं आपका नए वीडियो के साथ में, नए आपके पॉइंट के साथ में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से नमस्कार।